मैं सी लेवल से 3200 मीटर ऊपर हूं और ये जगह जानलेवा है। ठंडी, वीरान और ऑक्सीजन की कमी, लेकिन कुछ लोगों के लिए यही उनका घर है। बचपन में जब छोटे छोटे थे तो इंग्लिश मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना अच्छा लगता था। देखकर अच्छा तो बहुत लगता था, मगर समझ में बहुत कम आता था। हम लोग हिंदी वर्जन अक्सर तलाशते रहते थे, फिर किसी भैया के पास अगर मिल जाता था तो देख लेते थे और चीज़ों को समझ जाते थे। जैसे हमारे टाइम में जब हम छोटे थे तो फिल्म आई थी, एक सीरीज़ आई थी हैरी पॉटर की। इंग्लिश वाला देख के मज़ा तो बहुत आता था, मगर समझ में बिल्कुल भी नहीं आता था। तब समझ में आया कि इसका हिंदी वर्जन भी आता है। फिर एक जिज्ञासा तब भी थी और अब भी है कि ये हिंदी वर्जन करते कौन लोग। जो इंग्लिश का एक अलग फील होता है, हिंदी में उसकी डबिंग होती है, उसका एक अलग फील होता है। तो आज के सेगमेंट में हम आपकी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे जिस इस प्रोफेशन में है, और उनसे बात करके हम ये भी जानेंगे इस प्रोफेशन में अगर आप अपना करियर बना सकते हैं तो क्या क्या चांसेस हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी जिन पे वर्कआउट करना होगा। आज के शो के हमारे खास मेहमान आशीष भंडारी हमारे साथ है। आशीष जी, इस शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू रजत, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। और मैं शो को हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ कि जो 12वीं पास का हमारा शो है, इसमें हम अलग अलग करियर ऑप्शंस पे बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो 12th पास करके आ रहे हैं, कि एक अच्छा एक्सपोजर उन्हें मिल सके और अपनी राह सही चुन सके। तो पहला क्वेश्चन मैं आशीष यही करना चाहूँगा कि जो आपकी जर्नी रही, जो आपका 12th पास का सफ़र रहा, वो हमारे दर्शकों को बताएं। मैंने 12th पास की थी एक बहुत ही ऐतिहासिक साल में, साल 2000 में, जब Y2K का बहुत ज़्यादा था कि इंटरनेट क्रैश होने वाला है। उस साल हम लोग 12th की तैयारी कर रहे थे। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था, तो बहुत कम ऑप्शंस थी, CA, CS या फिर उस वक्त एक नया नया कोर्स आया था, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसकी तरफ हम लोग गए। BBA जब मैं कर रहा था तो उस दौरान कहीं ना कहीं एक परफॉर्मिंग आर्ट्स को लेके एक मन में था, क्योंकि स्कूल में थोड़ा बहुत गाना गाया करता था मैं, तो स्टेज में जाने का एक शौक था। पर इससे प्रोफेशन कैसे बनाना है इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। कॉलेज के दौरान एक प्रोफेसर हमारे थे, मार्केटिंग पढ़ाते थे, उन्होंने एक थिएटर ग्रुप शुरू किया। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप ज्वाइन करो मेरे गाने को लेके। तो मैं बड़ा घबराया सा पहुंचा। धीरे धीरे सेशंस हुए, वहाँ एक परफॉर्मेंसेज हुई, वर्कशॉप्स हुई, तो एक नया एक एवेन्यू खुल गया परफॉर्मिंग आर्ट्स का, नया रास्ता खुल गया, मज़ा आने लगा बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके बावजूद भी भाषा पे काम करना, मैं साहित्य का स्टूडेंट कभी नहीं रहा। हिंदी मैंने स्कूल में 10वीं तक पढ़ी ज़रूर है, लेकिन हिंदी साहित्य उस लेवल तक ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा, ना ही इंग्लिश साहित्य पढ़ा। लेकिन भाषा से प्यार हमेशा से था। तो एक कॉन्शियस एफर्ट था कि जो बोलें, जितना भी बोलें, हम सरकारी स्कूल से थे तो झिझक भी थी अंग्रेज़ी बोलने में। फाइनल ईयर तक आते आते उस झिझक को अपने आप ही निकाला, कि ये सोचा कि अगर हम नहीं खुले तो फिर पीछे रह जाएंगे। 2003 में कॉलेज खत्म हुआ, 2004 में किसी फ्रेंड के थ्रू BPO में काम करने का मौका मिला। तो उस वक्त पे सिलेक्शन हुआ, ट्रेनिंग शुरू हुई। तो जब वो ट्रेनिंग शुरू हुई, वॉइस एंड एक्सेंट की ट्रेनिंग या फिर सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग, और वो US बेस्ड प्रोसेस था, तो आज से पहले हमने कभी फॉरेनर से बात भी नहीं की थी जी। तो वो एक घबराहट थी कि उनसे जब हम फॉरेनर से बात करेंगे तो कैसे बात करें, एक्सेंट में बात करें, या अंग्रेज़ी ठीक हो या ना हो। लेकिन वो 2-4 हफ्ते की जो ट्रेनिंग थी ना, उसने एक नई दुनिया खोल दी। जो माइनर आपकी त्रुटियां थी अंग्रेजी भाषा की प्रोनाउंसिएशंस में, वो भी ठीक हो गई। ये प्रोसेस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आज भी जब मैं कोई बड़ी रिकॉर्डिंग करने बैठता हूँ, मैं dictionary.com या YouTube पे एक चैनल खोल के बैठता हूँ कि कुछ वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन आज भी मुझे चेक करना पड़ता है। तो वहाँ से फिर सफ़र शुरू हुआ। NDTV में फिर टेलीविजन में किस तरह से काम होता है, न्यूज़ एंकर्स को अपने आसपास घूमते हुए देखा, उनको देख के सबकॉन्शियसली बहुत कुछ सीखा। लाइव न्यूज़ में क्या होता है ना, आपके पास रीटेक्स का टाइम नहीं होता। तो न्यूज़ एंकर्स को कई बार बहुत चीज़ें स्क्रिप्टेड होती हैं, टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं, लेकिन कई बार ब्रेकिंग न्यूज़ के टाइम पे उनके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। उनको सिर्फ अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज और अपनी बातों के स्किल पे घंटों घंटों खेलना होता है। ये स्किल मुझे लगा, मेरे हिसाब से बहुत फैसिनेटिंग है कि एक इंसान जो लाइव टेलीविजन पे बैठा है, जिसके पास शायद ओके दोबारा करते हैं, उसका ऑप्शन नहीं है, तो वो एक अलग कॉन्फिडेंस है। फिर कुछ लोगों को पता था कि शायद मैं वॉइस ओवर करता हूँ या शौक रखता हूँ। उसका किस्सा मैं आपसे शो से पहले डिस्कस कर रहा था। वो ये था कि जब मैं कॉलेज में था तो मेरा एक बहुत करीबी दोस्त मास कम्युनिकेशन कर रहा था, तो उसने मुझे कहा कि एक दिन फ़ोन किया कि तू कल क्या कर रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं। तो कल आजा, मैं तेरे को बताता हूँ रेडियो प्रोग्राम कैसे बनते हैं। मैंने कहा ठीक है, चले गए।
वहाँ गए तो मैं कंट्रोल रूम में बैठा था, वो खुद एक कैरेक्टर प्ले कर रहे थे जो उनसे हो नहीं रहा था, तो एक बुजुर्ग का कैरेक्टर था, तो मैं यहाँ से कंट्रोल रूम से उनको समझा रहा था कि थोड़ी सी आवाज़ भारी करो, थोड़ी सी आवाज़ में कंपन लेकर आओ। तो जिनका वो स्लॉट था उन्होंने मुझे इरिटेट होकर ही बोला, यार तुम खुद ही ट्राई करो ना। तो मैंने कहा ठीक है करते हैं। तो हम गए स्टूडियो में, स्क्रिप्ट पढ़ी और जब बोलना शुरू किया तो वो शायद सूट कर गया कैरेक्टर को, तो बड़े खुश हो गए। तो नेक्स्ट जिसका स्लॉट था उसने भी स्क्रिप्ट पकड़ा दी, अगले ने भी, तो मुझे बड़ा मज़ा आने लगा। फिर जब वही लोग वापस इंडस्ट्री में आए, अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस में उन्होंने काम किया, फिर उनको याद आया कि अरे यार एक था कोई, तो मुझे जब फ़ोन आया कि अपने सैम्पल्स भेजो, तब मैंने उनको 2 दिन का वक्त मांगा। मैंने कहा मैं इसको एक प्रॉपर एक सीडी बना के, उस पर सीडीज़ का ज़माना था, सीडी बना के मैं इसको रिकॉर्ड करके आपको भेजूंगा। तब मैं एक स्टूडियो में गया, डरते हिचकिचाते, उनसे कहा कि मेरा एक सैम्पल रिकॉर्ड कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट है आपके पास? हमने कहा हाँ स्क्रिप्ट है। थिएटर वगैरह करते तो उनकी स्क्रिप्ट थी, 2 इंग्लिश के और 2 हिंदी के सैम्पल उन्होंने बनाए। तो मैंने उनसे पूछा कितना चार्ज हुआ इसका, तो बोले 500 रुपये। 500 रुपये बड़ी रकम थी, 2004-05 की बात है। उन्होंने मुझे एक बात बोली कि एक काम कर, एक लाइन है, ये लाइन पढ़ दे, और अगर ये लाइन अप्रूव हो गई तो ये फ्री। क्या लाइन थी? वो लाइन थी, रॉयल स्टैग मेगा मूवीज प्रेजेंट्स, दैट्स इट। ये चैनल में चलती थी, मूवी चैनल में। मैंने कहा बस इतना बोलना है? बोले हाँ। 15-20 तरह से बोला और बोला कि अगर ये हो गया तो 500 रुपये फ्री। तो मैंने कहा ये कमाल का प्रोफेशन है यार, एक लाइन बोलने के 500 रुपये मिल रहे हैं आपको। बट ओवर द ईयर्स रियलाइज किया कि वो एक लाइन बोलना भी कितना मुश्किल काम हो जाता है कभी कभी, और उस एक लाइन को सही बोल पाने में कितने सालों की मेहनत लगती है। तो वहाँ से जो एक जर्नी शुरू हुई, वहाँ से फिर वो एक सीडी किसी स्टूडियो में गई, फिर वहाँ से एक सीडी कॉपी करके किसी और स्टूडियो में भेजी गई, वहाँ से फिर एक एक करके धीरे धीरे करके चीजें अप्रूव हुई लाइन कि नहीं हुई? वो मुझे याद नहीं, वो शायद नहीं हुई क्योंकि वो 500 रुपये मुझे नहीं मिले। वो लाइन तो शायद अप्रूव हुई नहीं, लेकिन वहाँ से कुछ कुछ रास्ते खुले। पर क्योंकि मैं एक जॉब में था तो ये मेरे लिए एक शौकिया चीज़ थी, एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन के लिए करते थे। तब एनडीटीवी ज्वाइन कर लिया था? तब एनडीटीवी ज्वाइन कर लिया था, न्यूज़ में काम करना शुरू कर दिया था, तो अपने खाली वक्त में शौकिया कुछ कुछ काम। प्रॉपरली वॉइस ओवर करियर कब शुरू हुआ? प्रॉपरली रजत बहुत समय लगा दिया मैंने प्रॉपरली करना पिछले 3 साल में शुरू किया। 2019 में मैंने फाइनली न्यूज़ टेलीविज़न को 15 साल काम करने के बाद वहाँ से छोड़ा, और उसके बाद एक ही ऑप्शन था जो मैं कर सकता था, वो था वॉइस ओवर्स। फिर जिन स्टूडियोज़ में कभी पहले काम किया उनको फ़ोन करना धीरे धीरे शुरू किया। वहाँ से फिर धीरे धीरे करके नेशनल ज्योग्राफिक का काफ़ी सारा काम मिलना शुरू हुआ, और वो पुराने एक्सपीरियंसेस। एक बात जो मेरे फेवर में थी वो ये थी कि मैं जब चैनल्स में भी था, मैं वहाँ पे भी वॉइस ओवर्स कर रहा था। अच्छा। तो माइक के साथ जो रिलेशन था वो टूटा नहीं, माइक का राब्ता बना रहा, वो राब्ता बना रहा, क्योंकि वो ज़रूरी भी है, क्योंकि आपको हमेशा सिंक में रहना पड़ता है, आपके स्किल को हमेशा निखारना पड़ता है। और मैं कई लोगों को ये बात कहता हूँ कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हर बार सही नोट में बजने के लिए ज़रूरी है ट्यूनिंग। तो जब मैं फुल फ्लेजेडली आया 2019 में, तो तब मेरे लिए माइक के सामने बोलना नया नहीं था। बस मुझे ये देखना था कि 15 साल पहले से लेके आज कंटेंट किस तरह से बदला है और क्या क्या नई चीज़ें आ गई हैं। तो क्या मुझे अपने आप को रीस्किल करना पड़ेगा, जो कि एक कांस्टेंट प्रोसेस है जो करना पड़ता ही है। क्या मुझे कुछ नई तरीके से बातें करनी पड़ेंगी, या क्या कुछ नई आवाज़ें निकालनी पड़ेंगी, वो सब चैलेंज रहा। पहला शो कौन सा मिला? सबसे पहला शो मैंने किया वो बहुत इंटरेस्टिंग था, वो मैंने बेयर ग्रिल्स के लिए किया। शो का नाम है हॉस्टाइल प्लैनेट, और उसके कई सारे एपिसोड्स किए। वो चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि उसमें, जैसा हम सब जानते हैं, बेयर ग्रिल्स बहुत सारी हरकतें करते हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, समुद्र से गुजर रहे हैं, जंगलों से गुजर रहे हैं। तो वो एक्टिविटी में भी आपको वो सीन क्रिएट करना था, और वो पूरा शो उन्हीं के नरेशन भी था। तो वो दोनों चीज़ आपको करनी है, कहानी भी बतानी है और ऑन सिंक वो सीन भी क्रिएट करना है, फील भी करना है, वो फील भी क्रिएट करना है। तो एक डायलॉग उनका बड़ा फेमस हुआ, वो कई जगह लोगों ने सुना भी और उसको अप्रिशिएट भी किया। वो ये था, जब वो पहला एपिसोड था माउंटेन्स के ऊपर, तो उनका पहला सीन जो है वो है माउंटेन पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, और वो हाँफ रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पे, और वो इक्विपमेंट कैरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बट वो अकेले हैं, वो चढ़ रहे हैं, और वो कैमरा पे बोलते हैं कि हाँफते हुए कि मैं सी लेवल से 3200 मीटर ऊपर हूँ और ये जगह जानलेवा है, ठंडी, वीरान और ऑक्सीजन की कमी,
लेकिन कुछ लोगों के लिए यही उनका घर है। ये चीज़ जब हमने स्टूडियो में क्रिएट करनी, ऑब्वियसली मुझे डायरेक्ट करने के लिए लोग थे वहाँ पे, जी। लेकिन जब आप वो स्क्रीन पे देखते हो उनको वो चीज़ें करते हुए, और वो चीज़ आपको, सेम चीज़ आपको माइक से 2 या 3 इंच की दूरी रखते हुए, तो आप जब आपको वही सीन रिक्रिएट करना पड़ता है माइक में एक जगह बैठे हुए, तो वो बड़ा चैलेंजिंग होता है जी। अगर मैं एक छोटी सी जर्नी जानना चाहूँ कि एक शो का या एक एपिसोड का बनना, जैसे एक दिन आप जाते हो एक एपिसोड शूट कर, उसकी जर्नी क्या रहती है, कैसे आपको स्क्रिप्ट मिलती है, आप उसे कितनी बार पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, क्या माइंडसेट रहता है, एक छोटी सी अगर जर्नी हम जान सकें। जब भी आपका नाम शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको बुलाया जाता है, और आपको स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए या समझने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होता है जी। उसका रीज़न ये है कि टर्न अराउंड टाइम एक एपिसोड के बनने का एक फिक्स्ड होता है, और कई दफ़ा उसमें कई सारी वॉइसेस होती हैं, तो हर एक वॉइस आर्टिस्ट का एक अलग टाइम स्लॉट होता है कि आपको 2 घंटे आपके, 1 घंटा आपका दो, तो उसमें आपको बस गए, आपने एक बार वो स्क्रिप्ट पढ़ी, और जितना आपको इसमें ज़्यादा अनुभव होता है उतना आपको वो वाला टाइम कम होता जाता है। एक 45 मिनट का एपिसोड करने में आई थिंक 1.5 घंटा या 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगता है, जिसमें कि रीटेक्स भी शामिल होते हैं, सब कुछ होता है। अगर हम आशीष अपने सेगमेंट पे आते हैं, 12वीं पास में आते हैं, जिसमें हम जनरली बात करते हैं करियर ऑप्शन की, अगर उन लोगों के लिए क्या शुरुआत कैसे वो कर सकते हैं अपने 12th के बाद, जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए कैसे वो क्या कर सकते हैं? 12th के बाद मैं ये कहूँगा जो मेरे साथ नहीं हुआ वो ये कि आप लैंग्वेज पढ़ें, क्योंकि अल्टीमेटली ये काम भाषा का है। बिल्कुल। ठीक है, तो साहित्य पढ़ें जितना आप पढ़ सकते हैं, जितने अच्छे तरह का साहित्य आप पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि एकेडमिक्स में पढ़ें, वैसे भी पढ़ने की आदत डालें। पढ़ने की आदत से ये होता है कि जितनी आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है, और सबसे ज़रूरी चीज़, आज की डेट में जो चीज़ आसानी से अवेलेबल है वो है अच्छा कंटेंट। जी। तो प्लीज़ अच्छा कंटेंट सुनें, अच्छा कंटेंट देखें। उसके बाद बात आती है कि खुद आप कहाँ हैं ये असेस करना बहुत ज़रूरी है। जी। कभी कभी हमें लगता है, या 4-5 लोग हमें बोल देते हैं कि यार आप बहुत अच्छा बोलते हो, ठीक हम है, 7वें आसमान पे होते हैं। हम चढ़ जाते हैं 7वें आसमान पे, और हमें लगता है कि नहीं बस ये हो गया। जी। अगर आप एक एंकर बनना चाहते हैं, खुद का वीडियो रिकॉर्ड करके सुने। अगर आप वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, खुद की वॉइस रिकॉर्ड करें, और फिर आप कंपेयर करें कि ये जो मैं सुन रहा हूँ अपने आप को, और जो मैंने सुना था एक शो किसी का भी, उसमें कितना गैप है, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली पहुंचना यहाँ है। बिल्कुल। ठीक है, तो जब मैं ये गैप में आइडेंटिफाई कर लूंगा तो मेरे लिए वो रास्ता ज़्यादा आसान हो जाएगा। जी। अगर आशीष जी बात करें कुछ कोर्सेज की जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं 12th के बाद, तो किन कोर्सेज को आप रिकमेंड करते हैं? बहुत सारे कोर्सेज हैं जो एज अ वॉइस आर्टिस्ट आपको रेडी करते हैं। आप वॉइस के हिसाब से आपको ट्रेनिंग देते हैं, कस्टमाइज ट्रेनिंग देते हैं। ऑनलाइन कई सारे माध्यम हैं, कई सारे स्टूडियोज़ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनका चयन करना बहुत ज़रूरी है। एक ज़रूर ये बात देखें कि जो उस इंस्टीट्यूट से या उस स्टूडियो से जो ट्रेन होकर लोग निकल रहे हैं वो किस तरह का काम कर रहे हैं, ये ज़रूर देखें। उसके बाद उस स्टूडियो से कांटेक्ट करें, और एक प्रिलिमिनरी एक डिस्कशन ज़रूर करें कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। आपको वॉइस ओवर में कई सारी चीज़ें होती हैं। आपको कैरेक्टर वॉइसिंग करनी है, आपको कार्टून वॉइसिंग करनी है, आपको मिमिक्री करनी है, या आपको नरेशन वॉइस करनी है, या आपको डबिंग करनी है। आपके स्किल क्या है, ये स्टूडियो या फिर वो ट्रेनर आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगे, जो शायद हमारे वक्त पे उतना था नहीं। आज की डेट में काफ़ी सारे बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। अगर आशीष जी हल्का सा ये जानना चाहें कि जब स्टूडेंट्स वो कोर्स करते हैं तो उन्हें क्या क्या सिखाया जाता है उस दौरान कोर्स के? सबसे ज़रूरी चीज़ें बेसिक, अगर वॉइसिंग की बात करें तो 3 चीज़ें होती हैं। पहली है पिच। आप किस पिच में बात कर रहे हैं, किस पिच में बात करने की ज़रूरत है आपको। कोई भी अगर आप स्क्रिप्ट कर रहे हैं, हाई पिच साउंड कैसे निकालने हैं, लो पिच में कैसे बात करनी है, और उस पिच को इस्तेमाल करते हुए दूसरी चीज़, किस टोन में आपकी बात निकल कर आएगी। तो मैंने हाई पिच या लो पिच का इस्तेमाल करते हुए क्या टोन क्रिएट करी है, वो एक खेल है जो आप सीखते हो। तीसरी जो चीज़ है वो आप सीखते हो पेस। आपकी बातों का पेस क्या रहेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पेस ज़्यादा चाहिए होता है, जैसे स्पोर्ट्स कमेंट्री आप देखते हैं, बहुत कम टाइम बहुत चीज़ें बोलनी होती है, तो वो और एक्साइटमेंट बिल्ड करनी होती है, तो वहाँ पेसअप करते हो चीज़ों को। लेकिन अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट्री देखता हूँ तो वहाँ चीज़ें बहुत स्लो डाउन है, या कोई हॉरर शो अगर मैं देखता हूँ तो वहाँ चीज़ें कॉमेडी में पेसअप करना पड़ता है। और तो मूड के हिसाब से भी किस तरह से आप अपनी पेस को, हर किसी की एक नेचुरल पेस होती है, जिसे हम वर्ड्स पर मिनट में काउंट करते हैं कि मैं 100 वर्ड्स पर मिनट, 120 वर्ड्स पर मिनट।
तो वो आपको ट्रेन करना होता है कि कब आपको ज़रूरत है पेस अप करने की, पेस डाउन करने की। तो ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं वो सब सिखाते हैं। जो सब आपको सिखाते हैं। उसके अलावा आप अपनी वॉइस को और कैसे मॉड्यूलेट कर सकते हो। एक छोटे बच्चे की आवाज़ कैसे निकाल सकते हो, एक बुजुर्ग की आवाज़ कैसे निकाल सकते हो। पर ये जो स्किल मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ वेरी करता है हर इंसान के ऊपर, क्योंकि हमारे हर किसी का वोकल कॉर्ड एक अलग तरीके से बना है। कुछ लोग होते हैं, विरले होते हैं, जो इससे रेंज अपनी बढ़ा पाते हैं और तरह तरह की वॉइसेस कर पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उतनी रेंज उनकी नहीं बढ़ पाती है। तो रेंज आपकी कितनी है, इससे ज़्यादा मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि आप अपनी रेंज में कितने अच्छे हैं। अगर बात करते हैं, जैसे इंडस्ट्री है ग्रो कर रही है, क्योंकि बहुत टाइम तक इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों को नहीं पता था, तो आप पिछले लंबे समय से इंडस्ट्री में हैं और काम कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कितनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोगों के लिए इस इंडस्ट्री में? ऑडियो ऐसा सेगमेंट है हमारे देश में जो अभी ग्रोथ स्टेज में है। जी। अब ऑडियो की मैं बात करता हूँ, ऑडियो में आपकी ऑडियो बुक्स आती हैं, पॉडकास्ट्स आते हैं, ऑडियो शोज आते हैं और कई तरह की कहानियाँ आती हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑडियो के माध्यम से लोगों तक पहुँचते हैं। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज की डेट में आने वाले कई सालों में ग्रोथ स्टेज में रहेगा। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स इसमें बहुत सारा कंटेंट लेकर आ रहे हैं। तो बहुत सारा कंटेंट के लिए आर्टिस्ट भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लिखने वाले आर्टिस्ट भी चाहिए, बोलने वाले आर्टिस्ट भी चाहिए, म्यूजिक प्रोड्यूस करने वाले आर्टिस्ट भी चाहिए। तो ये सेगमेंट की जो ग्रोथ मैंने पिछले 2-3 सालों में देखी है, वो बहुत एनकरेजिंग है हमारे जैसे आर्टिस्ट के लिए और नए जितने भी लोग इसमें करियर बनाना चाहते हैं। एक चीज़ जो एज अ चैलेंज भी आती है, वो कहते हैं ना कि विद ग्रेटर पावर्स कम ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं तो कंपटीशन भी ज़्यादा है। बिल्कुल ज़्यादा। तो अगर आप को कंपटीशन से अलग रहना है तो अपने स्किल पे काम करना होगा। अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस बढ़ेंगे आने वाले कुछ सालों में। मैं अगले आने वाले 5 से 10 सालों की बात कर रहा हूँ, बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। इसी से जुड़ा एक सवाल मेरा और है कि शुरुआती दौर में लोगों को कितना इनकम हो जाता है, कितना सैलरी बेस मिल जाता है इससे? वॉइस ओवर की जब आप बात करते हैं ना, तो काफ़ी हद तक लोग एज ए फ्रीलांसर काम करते हैं। ठीक है, कई जगह ऐसा होता है कि आपको मंथली रिटेनर पे आप काम कर सकते हैं, जहाँ पे कि आप एक पर्टिकुलर संस्था के साथ जुड़े हैं, उनका जितना भी वॉइस ओवर रिलेटेड काम है वो आप ले सकते हैं। और एक मंथली आप एक रिटेनरशिप उनसे कर सकते हैं। उसके अलावा एज अ फ्रीलांसर आपको ढूंढना पड़ेगा। कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आज की डेट में हैं जो कि जहाँ पर अपने आप को एज अ फ्रीलांसर रजिस्टर करते हैं, अपने सैंपल्स वहाँ अपलोड करते हैं और अपना एक कोई भी आपका पर आवर क्या चार्जेस हैं वो उनको बताते हैं। तो उस हिसाब से वो प्लेटफॉर्म्स आपको काम मिलने में मदद करते हैं। अगर कुछ प्लेटफॉर्म्स का जिक्र कर दें, जैसे fiverr.com एक प्लेटफॉर्म है, कुछ वॉइस से रिलेटेड स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है, voice.com है, वॉइस ऐप करके एक प्लेटफॉर्म है, कई सारे प्लेटफॉर्म है, कुछ इंडियन बेस्ड हैं, कुछ बाहर की कंपनियां हैं। ये सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको एज अ वॉइस आर्टिस्ट प्रमोट करते हैं और आपको वहाँ से काम मिलता है, आपको आपकी पेमेंट वहाँ से मिलती है, आपको पेमेंट के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, आपको काम मांगने नहीं जाना पड़ता। बट ऐसा मैंने कहा कि बहुत सारे लोग रजिस्टर करते हैं, तो एज अ फ्रीलांसर आप अपने आप को जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म से रजिस्टर कर पाएँ वो करें, क्योंकि वहाँ से आपको काफ़ी सारा पर शो लगभग कितना पैसा मिल जाता है न्यू कमर को? डॉक्यूमेंट्री के लिए आपको शुरुआती, अगर आप शुरुआती स्टेज में हैं तो 5 से 7 हज़ार रुपये। उसी तरह कई सारे कॉर्पोरेट फिल्म्स बनती हैं, कॉर्पोरेट एवीज बनती हैं, तो वो भी आप 4 से 6 हज़ार रुपये डिपेंडिंग अपॉन एक्सपीरियंस शुरुआती में आपको मिल जाना चाहिए। उसके अलावा आती हैं लॉन्ग फॉर्मेट्स के ऊपर, जैसे ऑडियो बुक्स होती हैं, 20-20 घंटे की एक ऑडियो बुक होती है, 15-15 घंटे की ऑडियो बुक होती है। तो उसमें एक बहुत सीधा सीधा हिसाब होता है कि आप ऑडियो बुक की लेंथ के हिसाब से आपकी पेमेंट होगी, ना कि आपको कितना वक्त लगता है। तो एक 15 घंटे की ऑडियो बुक निकालने में अगर आपको 30 घंटे लगते हैं तो आपको पेमेंट उस 15 घंटे के कंटेंट के ऊपर मिलेगा। फिर आप डबिंग पे आते हो, डबिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कोई कैरेक्टर डब कर रहे हो या फिर आप बैकग्राउंड नरेशन डब कर रहे हो, तो उसके अलग अलग स्टूडियोज के अलग अलग रेट्स होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, इतना समय दिया योर स्टोरी को। और मुझे लगता है कि सेगमेंट से जुड़े जिन लोगों के मन में सवाल होंगे और सभी का आपने जवाब दे दिया। अगर अभी भी कोई सवाल बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आगे आप कैसे वीडियोज़ हमारे एंड से चाहते हैं वो भी सजेशन हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो देख रहे हैं उसे लाइक कर लें, हमें फॉलो कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल न भूलें। शुक्रिया।